हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एकेडमी में। तो 1 नवंबर से लेकर के 7 नवंबर तक के पिछले वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी, जो भी फैक्ट्स होगी, वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलूंगा। तो पूरा डिटेल में समझते हुए चलेंगे हर क्वेश्चन को। तो अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखिए। शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से किसे नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये किसे नियुक्त किया गया है? इसके लिए ऑप्शन है यशवर्धन कुमार सिन्हा, विमल जुल्का, सूर्य कुमार बिरला या फिर राजीव सिन्हा। तो सही आंसर है यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो यशवर्धन कुमार सिन्हा जो कि एक सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी भी रह चुके हैं, इन्हें भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। 1 जनवरी 2019 को इन्होंने केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि CIC में सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली थी। इससे पहले ये यूनाइटेड किंगडम और श्रीलंका में भारत के जो उच्चायुक्त हैं वहां पर पूर्व राजनयिक के तौर पर भी काम कर चुके हैं। ये रिप्लेस करेंगे विमल जुल्का को। इससे पहले जो मुख्य सूचना आयुक्त थे वो विमल जुल्का थे, उनको ये रिप्लेस करेंगे। इनके साथ ही उदय माहुरकर को भी सूचना आयुक्त के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग की, तो ये क्या है? तो ये एक बॉडी है जो कि अंतर्गत आती है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत। तो 2005 में जब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लाया गया था तो उसके अंतर्गत ही एक शीर्ष बॉडी का निर्माण किया गया था जिसे नाम दिया गया था केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग, इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 से अधिक इसमें सूचना आयुक्त शामिल है। इनकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है समिति की सिफारिशों पर। यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? आने वाले टाइम में आपसे क्वेश्चन बन सकता है इस चीज़ से। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा वजाहत हबीबुल्ला। ये भारत के कौन थे? पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन थी? तो पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त थी दीपक संधू। अगला क्वेश्चन है, हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे किस तिथि को मनाया जाता है? इसके लिए ऑप्शन है 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर या फिर 29 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर है 31 अक्टूबर। तो हर साल 31 अक्टूबर को जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनकी जयंती पर नेशनल यूनिटी डे यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। तो भारत के लौह पुरुष इस नाम से भी इनको जाना जाता है। 2020 में इनकी इस साल 145वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। 2014 में इनकी जयंती को नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाने की शुरुआत करी गई थी भारत सरकार के द्वारा। ये भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो इन्हीं की जयंती को नेशनल यूनिटी डे यानी कि राष्ट्रीय एकता के रूप में हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको जाना जाता है भारत की स्वतंत्रता में संघर्ष के लिए और भारत को बनाने के लिए। भारत की जो रियासतें थी उनके एकीकरण के लिए इन्हें क्या कहा जाता है? भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क और जियोडेसिक एवियरी डोम इनका उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। तो सही आंसर है इसका गुजरात। तो भारत के जो प्रधानमंत्री है PM नरेंद्र मोदी, इन्होंने हाल ही में गुजरात, जो कि उनका गृह राज्य भी है, वहाँ का इन्होंने अभी हाल ही में दौरा किया था और उस दौरे में उन्होंने कई तरह की चीज़ों का वहाँ पर उद्घाटन किया था। तो आने वाले समय में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से उठ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर उन्होंने किन चीज़ का वहाँ पर उद्घाटन किया था, तो उसमें सबसे पहले बात आती है सरदार पटेल प्राणी उद्यान की यानी कि सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क की और जियोडेसिक एवियरी डोम। इन 2 चीज़ों का इन्होंने उद्घाटन किया था गुजरात के केवड़िया में। प्राणी उद्यान की अगर बात करें यानी कि सरदार पटेल प्राणी उद्यान जूलॉजिकल पार्क की अगर बात करें, इसे जंगल सफारी भी आप बोल सकते हैं। ये 29 से 180 मीटर तक के 7 विभिन्न स्तरों पर 375 एकड़ में फैला हुआ है और 1100 से अधिक इसमें पक्षी और पशु, इसके अलावा 5 लाख से अधिक इसमें क्या है? पौधे हैं। जियोडेसिक एवियरी डोम की अगर बात करें तो इसमें घरेलू पक्षियों और विदेशी पक्षियों के लिए 2 तरह की एवियरीज बनाई गई हैं। ये एवियरी दुनिया की सबसे बड़ी जो जियोडेसिक गुंबद है इसका निर्माण करेंगे। इसके अलावा इन्होंने एकता क्रूज सेवा को भी वहाँ पर हरी झंडी दी है। इसके अलावा कुछ और चीज़ों का भी उद्घाटन वहाँ पर PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है गुजरात में, जिनमें से एक है सरदार सरोवर बांध के लिए इन्होंने डायनेमिक लाइटन, इसका भी क्या किया है? उद्घाटन किया है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की जितनी भी आधिकारिक भाषाएं होती हैं उनमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो वेबसाइट है उसका अनावरण भी इन्होंने वहाँ पर किया है।
केवड़िया ऐप और कैक्सन गार्डन, इसका भी इन्होंने यहाँ पर उद्घाटन किया है। यूनिटी ग्लो गार्डन एक ऐसा अनोखा थीम पार्क है जिसमें प्रतिष्ठानों, आंकड़ों और ऑप्टिकल भ्रम की एक आकर्षक झलक है। इसके अलावा कैक्टस गार्डन की अगर बात करें तो एक विशाल वस्तुशिल्प ग्रीन हाउस है। इसमें 17 देशों के 1.9 लाख के करीब जो है कैक्टस पौधे के साथ साथ 450 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रजातियां भी इसमें मौजूद है। तो इतने चीज़ों का यहाँ पर उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात में किया गया था। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात, इसकी स्थापना 1 मई 1950 को 1960 को हुई थी। कैपिटल है यहाँ की गांधीनगर। गवर्नर है तो यहाँ के आचार्य देवव्रत। डांस फॉर्म यानी कि नृत्य की अगर बात करें तो यहाँ की जो प्रमुख नृत्य है उनमें गरबा, डांडिया, रास, भवई और टिप्पणी क्या है यहाँ के प्रमुख डांस फॉर्म है। एग्जाम्स में आपसे कई बार यहाँ से पूछे जाते हैं डांस फॉर्म, तो आप इनको याद रख सकते हैं। फेस्टिवल यानी कि त्योहारों की अगर बात करें तो उनमें नवरात्रि, डांडिया, रणोत्सव, उत्तरायण में होने वाला इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल भी यहाँ का वर्ल्ड फेमस है, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेशनल पार्क की अगर बात करें तो कुछ प्रसिद्ध नेशनल पार्क यहाँ पर पाए जाते हैं। उनमें गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात के शेरों के लिए प्रसिद्ध है, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसड़ नेशनल पार्क और नेशनल वाइल्ड आर्ट सेंचुरी यानी कि गधों की सेंचुरी, ये भी गुजरात में है। तो ये थी जानकारी इस क्वेश्चन से संबंधित। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। तो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को सार्वजनिक मामलों के सूचकांक यानी कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है? इसके लिए ऑप्शन है केरल, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। इसका सही आंसर है केरल। तो पब्लिक अफेयर सेंटर यानी कि पैक ये भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके हाई लेवल पर स्थित गवर्नेंस यानी कि उच्च स्तर पर जो शासन होता है उसकी गुणवत्ता के आधार पर क्या करता है, रैंकिंग देता है अलग अलग स्तरों में। तो उनमें जो केरल राज्य है उनको उसमें पहला स्थान दिया गया है। अलग अलग कैटेगरी की अगर बात करें तो इसमें सर्वश्रेष्ठ शासित सबसे बड़े राज्य भारतीय राज्यों में केरल राज्य को पहला स्थान दिया गया है। दूसरे स्थान पर इसमें तमिलनाडु है और तीसरे स्थान पर कर्नाटक, फिर चौथे स्थान पर आती है कर्नाटक की बारी। सबसे खराब शासित राज्यों में जो बड़े राज्य हैं उनमें उत्तर प्रदेश को रैंकिंग दी गई है सबसे नीचे, फिर उड़ीसा को, फिर बिहार। सर्वश्रेष्ठ शासित छोटे राज्य की अगर बात करें तो उस कैटेगरी में गोवा को पहला स्थान दिया गया है। उसके बाद जो स्थान मिला है वो मेघालय को मिला है। सबसे छोटा जो शासित राज्य है उसमें दर्जा दिया गया है मणिपुर को। उत्तम शासित संघ शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहला स्थान दिया गया है चंडीगढ़ को। उसके बाद स्थान दिया गया है पुदुचेरी को दूसरा स्थान और लक्षद्वीप को दिया गया है तीसरा स्थान। अच्छा, कुछ बातें केरल के बारे में जान लेते हैं। तो केरल, इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1956 को हुई थी। भारत का दक्षिणतम राज्य है। कैपिटल है यहाँ की तिरुवनंतपुरम। गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। फेस्टिवल की अगर बात करें तो प्रमुख यहाँ के फेस्टिवल है ओणम। एग्जाम में पूछा जाता है, कई इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, कई बार एग्जाम में आता है। इसके अलावा विशु फेस्टिवल, थ्रिशूर पूरा फेस्टिवल, ये क्या है यहाँ के प्रमुख त्यौहार है। डांस फॉर्म यानी कि नृत्य शैली की अगर बात करें तो यहाँ की जो प्रमुख नृत्य शैली है कथकली, थय्यम, कलरीपयतु और मोहिनीअट्टम, यहाँ के क्या है प्रमुख डांस फॉर्म है। नेशनल पार्क भी हैं यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट, तो उनमें से राजामलाई नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और पंप आदम सोला नेशनल पार्क, ये क्या है यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, जिससे कि हम वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व भी कह सकते हैं, इसकी सूची में शामिल किया गया है? तो किस राज्य के टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है? इसके लिए ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसे यूनेस्को की ये जो सूची है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर, इस सूची में शामिल कर दिया गया है। इस सूची में शामिल होने वाला ये भारत का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व है। इससे पहले मध्य प्रदेश के ही 2 और जो टाइगर रिजर्व हैं जिनमें पंचमढ़ी और अमरकंटक ये शामिल हो चुके हैं। पन्ना इसमें शामिल होने वाला तीसरा जो है बायोस्फीयर रिजर्व है। पन्ना टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो ये 54 जो है बाघों का घर है। तो कुल मिलाकर के 54 बाघ यहाँ पर हैं पन्ना टाइगर रिजर्व में। यूनेस्को, यहाँ पर हमने बात करी यूनेस्को, तो यूनेस्को का मतलब है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके रूप में भी इसे जाना जाता है। यूएन का ही एक पार्ट है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस, फ्रांस में है। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना करी गई थी। बायोस्फीयर की अगर बात करें तो भारत में कुल मिलाकर के अभी 18 जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, जिनमें से कि 12
ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व है इसको मिला करके 12 जो टाइगर रिजर्व है अब ये वर्ल्ड नेटवर्क की सूची में क्या हो गए हैं, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर की सूची में क्या हो गए हैं, शामिल हो गए हैं। इसके अलावा 120 देश के 699 बायोस्फीयर रिजर्व को मिला करके ही वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। विभिन्न देशों के विभिन्न जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनको सूची के आधार पर, उनको पॉइंट के आधार पर इसमें शामिल किया जाता है। तो ये थी जानकारी इस क्वेश्चन से संबंधित। तो अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि NSDC निम्न में से किसके साथ मिलकर के अगले 10 महीनों के लिए भारत में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल यानी कि डिजिटल स्किल जो है वो प्रदान करेगी। तो वो कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसके ऑप्शन है गूगल, फेसबुक, अमेजन या फिर माइक्रोसॉफ्ट। तो सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ भागीदारी करके अगले 10 महीनों में भारत में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटली रूप से स्किल प्रदान करेगा यानी कि डिजिटल कौशल प्रदान करेगा। इसके तहत जो भी ग्रामीण समुदाय की जो अयोग्य युवतियाँ होती हैं उनको 70 घंटे से अधिक का जो पाठ्यक्रम है, इस सामग्री की जो पाठ्यक्रम की सामग्री है ये मुफ्त में डिजिटली क्या करी जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी। इस सामग्री के अंतर्गत जो भी विषय हैं वो क्या क्या विषय इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, उनमें डिजिटल साक्षरता है, रोजगार में वृद्धि है, नैनो उद्यमशीलता है और संचार कौशल, इन विषयों को शामिल किया जाएगा इस पाठ्यक्रम में। और इस पाठ्यक्रम के तहत इन महिलाओं को डिजिटली क्या किया जाएगा, कौशल प्रदान किया जाएगा। NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के CEO और MD की अगर बात करें तो इसके CEO और MD हैं मनीष कुमार। तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, इसको हम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी कह सकते हैं, इसकी जो स्थापना करी गई थी कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 31 जुलाई 2008 को करी गई थी। वित्त मंत्रालय ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के रूप में इसकी स्थापना करी गई थी। जो मेन एम था इसको बनाने का वो ये था कि लोगों को डिजिटल रूप से स्किल बनाना, इसके लिए संस्था क्या करेगी, काम करेगी। माइक्रोसॉफ्ट, इसकी अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को करी गई थी। इसके जो CEO हैं वो कौन है, सत्या नडेला। विश्व शाकाहारी दिवस यानी कि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? इसके लिए ऑप्शन है 1 नवंबर, 2 नवंबर, 31 अक्टूबर या फिर 3 नवंबर। तो इसका सही आंसर है 1 नवंबर। तो हर साल 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस यानी कि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड जो है वेजिटेरियन डे यानी कि विश्व शाकाहारी दिवस जो है हर साल 1 नवंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत करी गई थी 1994 में लुइस वॉलिस के द्वारा। तब यूनाइटेड किंगडम में जो द वेगन सोसाइटी के अध्यक्ष थे वेजन, उन्होंने ही वेजन सोसाइटी फाउंडेशन की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए और इस शब्द के निर्माण के लिए वेगन और वेजनिज्म, इसके शब्द की क्या करी थी, शुरुआत करी गई थी। 1944 में ही शाकाहारी समाज की स्थापना करी गई थी। उसी की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी 1994 में। और तभी से 1 नवंबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे यानी कि विश्व शाकाहारी दिवस लुइस वॉलिस के द्वारा इसको मनाने की शुरुआत करी गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि सेफ गोल्ड के साथ मिलकर के व्यापारियों के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटली गोल्ड उत्पादों को पेश करेगा? तो इसके लिए ऑप्शन है भारत पे, फोन पे, पेटीएम या फिर अमेजन। इसका सही आंसर है भारत पे। तो जो सेफ गोल्ड है उसके साथ मिलकर के भारत पे ने व्यापारियों के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटली जो गोल्ड उत्पाद हैं वो पेश किए हैं। इसमें जो भी व्यापारी है वो 24 घंटे में कम टिकट पर यानी कि कम एंट्री फीस पर 24,000 का जो फिजिकल गोल्ड है उसको खरीदा और उसकी बिक्री कर सकता है। इसके तहत जो भी व्यापारी हैं उनको यहाँ पर पूरे ऑप्शन मिलेंगे जिसमें कि वो 99% शुद्धता और 24 कैरेट का सोना वहाँ से खरीद और बेच सकते हैं। भारत पे ऐप है जो इसका उपयोग है, यहाँ से सोना को रुपये में या ग्राम में खरीदा जा सकता है और दिन के किसी भी समय और कहीं से भी ये जो सुविधा है ये उपलब्ध रहेगी भारत पे पर। भारत पे की अगर बात करें तो भारत पे की स्थापना 1 अप्रैल 2018 को करी गई थी। इसके जो फाउंडर हैं वो हैं अश्नीर ग्रोवर और शशावंत नकरानी। CEO है इसके भी अश्नीर ग्रोवर। तो अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र की जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है इसने किसे अपना निदेशक जो है वो नियुक्त किया है? इसके लिए ऑप्शन है अभय चौधरी, राहुल त्यागी, विनोद सचदेवा या फिर मोहन अग्रवाल। तो सही आंसर है अभय चौधरी। तो जो अभय चौधरी हैं इन्होंने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें
तो 23 अक्टूबर 1989 को कंपनी अधिनियम 1956 इसके तहत 5,000 करोड़ की जो राशि है, निवेश राशि है, इसके साथ एक लिमिटेड कंपनी के रूप में इसकी शुरुआत करी गई थी। बाद में 2007 और 8 के टाइम में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश जो है इसमें बढ़ा करके इसे सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में बदल दिया गया और पूर्ण रूप से ये भारत सरकार के स्वामित्व में आ गई। तो अब ये भारत सरकार के स्वामित्व के अंदर ही क्या करती है, काम करती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा सैनिक स्कूलों में ओबीसी वर्ग के जो बच्चे हैं इनको कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा करी गई है? इसके लिए ऑप्शन है 50% की, 40%, 27% या फिर 35%। तो इसका सही आंसर है 27%। तो केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में ओबीसी के जो बच्चे हैं उनको 27% आरक्षण देने की घोषणा कर दी गई। यानी कि सैनिक स्कूलों की जो भी प्रवेश प्रक्रिया होगी उनमें इन लोगों को 27% का क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के तहत जो काम करती है सोसाइटी, सैनिक स्कूल सोसाइटी, इसके अंतर्गत देश में कुल मिलाकर के 33 क्या है, आवासीय विद्यालय ऐसे अवेलेबल हैं जिनको कि सैनिक स्कूल के नाम से क्या कहा जाता है, जाना जाता है। ये आरक्षण नीति शैक्षिक सत्र जो होगी वो 2021-22 से स्टार्ट हो जाएगी। सरकार के अनुसार प्रत्येक सूची में जो 15% सीटें हैं वो अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए हैं, 7.5% सीटें अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए हैं, और जो 27% सीटें होंगी ये गैर क्रीमी लेयर की जो ओबीसी होते हैं उन बच्चों के लिए आरक्षित करी जाएंगी। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की किस महिला पहलवान ने हाल ही में सिंगापुर में आयोजित मिक्स्ड मार्शल आर्ट इसमें चैंपियनशिप में लगातार तीसरी बार जो है ये खिताब जीत लिया है? इसके लिए ऑप्शन है रितु फोगाट, सोनिका कलिमरन, नेहा राठी या फिर ललिता सहरावत। तो इसका सही आंसर है रितु फोगाट। तो रितु फोगाट ने सिंगापुर में जो आयोजित हुई थी मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप, इसमें लगातार तीसरी बार क्या कर रहा है, ये खिताब जीता है। तो ये तस्वीर है रितु फोगाट की, जो कि भारतीय महिला पहलवान है। इन्होंने ही सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इसके लिए इन्होंने कंबोडिया की जो नाउ से प्रो है इसको हराया था दूसरे दौर में और उसके बाद उन्होंने खिताब जीत लिया। रितु फोगाट की अगर बात करें तो एक भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने कि राष्ट्रीय मंडल कुश्ती चैंपियनशिप 2016 में जीता था, स्वर्ण पदक जीता था, तब से चर्चा में आई थी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जो कि श्री संजय धोत्रे हैं, इन्होंने किस आईआईटी संस्थान के छात्रों के लिए बंधु नाम से एक स्वयं सहायता वेबसाइट यानी कि सेल्फ हेल्प वेबसाइट का अनावरण किया है? इसके लिए ऑप्शन है आईआईटी मुंबई, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी लखनऊ या फिर आईआईटी कानपुर। तो सही आंसर है आईआईटी बॉम्बे। तो जो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं श्री संजय धोत्रे जी, इन्होंने आईआईटी मुंबई के छात्रों के लिए बंधु नाम से जो स्वयं सहायता वेबसाइट है यानी कि सेल्फ हेल्प वेबसाइट, इसका क्या करा है, अनावरण करा है। तो आईआईटी मुंबई और भारी विशेषज्ञों ने साथ मिलकर के इस वेबसाइट को डिजाइन और विकसित किया है। इस वेबसाइट का यूज जो होगा वो कॉलेज जीवन, शैक्षणिक तनाव, मानसिक स्वास्थ्य, इनकी चुनौतियों का समाधान करने के लिए इस वेबसाइट का यूज किया जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एरो इंडिया 2021 के 13वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसके लिए ऑप्शन है बेंगलुरु कर्नाटक में, बरेली उत्तर प्रदेश में, मुंबई महाराष्ट्र में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु कर्नाटक में। तो बेंगलुरु कर्नाटक में एरो इंडिया 2021 के 13वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। तो 3 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी 2021 के बीच में एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु कर्नाटक में एरो इंडिया 2021 के 13वें संस्करण का जो है आयोजन किया जाएगा। एरो इंडिया क्या है अगर इसकी बात करें तो ये हर 2 साल में होने वाला एक एयर शो है, यानी कि एक उड्डयन क्या है, प्रदर्शनी है, जो कि बेंगलुरु भारत में येलहंका वायु स्टेशन, जो कि वायुसेना का एक स्टेशन है, यहाँ पर क्या करी जाती है, आयोजित करी जाती है। ये रक्षा प्रदर्शनी संगठन जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, इसको आयोजित किया जाता है। एयर शो का जो पहला संस्करण है ये 1996 में इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। तो हर 2 साल में बेंगलुरु में यानी कि कर्नाटक में इसको आयोजन किया जाता है, किसको, एयर इंडिया को। कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को करी गई थी। बेंगलुरु यहाँ की क्या है, कैपिटल है। गवर्नर है यहाँ के वेजुभाई वाला। डांस फॉर्म की अगर यहाँ की अगर हम बात करें तो प्रमुख यहाँ का जो डांस फॉर्म है वो है यक्षगान, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फेस्टिवल की अगर बात करें, अलग अलग त्योहारों की अगर बात करें तो इनमें हम्पी फेस्टिवल, गोड़ी फेस्टिवल और मकर संक्रांति यहाँ के क्या है, प्रमुख त्यौहार हैं। नेशनल पार्क भी यहाँ के कुछ फेमस, उनमें से नागरहोल नेशनल पार्क, कर्नाटका बांदीपुर नेशनल पार्क, इसके अलावा अंसी नेशनल पार्क और बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क यहाँ के क्या है, प्रमुख नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जो हैं जितेंद्र सिंह,
इन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जम्मू और कश्मीर में किस झील के विकास की परियोजना का क्या करा है, उद्घाटन करा है? ऑप्शन है डल झील, मानसर झील, नागिन झील या फिर वुलर झील। तो इसका सही आंसर है मानसर झील। तो जो केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने जम्मू कश्मीर राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर की मानसर झील, इसकी विकास परियोजना का क्या किया है, उद्घाटन किया है। इस योजना के अंतर्गत 20 लाख पर्यटकों को आकर्षित करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। प्रतिवर्ष 800 करोड़ रुपए की आय का सृजन यहाँ पर होगा, ये भी बात यहाँ पर कही जा रही है। इसके साथ ही 1.15 करोड़ मानव दिन के लिए रोजगार का यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सृजन होगा, ये बात भी यहाँ पर कही जा रही है। मानसर झील की अगर बात करें तो नवंबर 2005 में रामसर कन्वेंशन के रूप में इसे नामित किया गया था। ये एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल और विरासत स्थल के रूप में भी जाना जाता है। तो ये एक रामसर कन्वेंशन साइट भी है। तो अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI निम्न में से किसे महिला T20 चैलेंज 2020 के टाइटल प्रायोजक के रूप में घोषित किया है? तो किसे किया है? इसके लिए ऑप्शन है रिलायंस जियो, पेटीएम, वीवो या फिर Dream11। तो इसका सही आंसर है रिलायंस जियो। तो BCCI ने पहली बार विशेष रूप से महिला IPL के लिए एक प्रायोजक के साथ ये साझेदारी करी है। जियो वुमेन्स T20 जो चैलेंज है, इसका जो मेन एम है वो युवा लड़कियों को खेल के लिए प्रेरित करना और उन लड़कियों के माता पिता को विश्वास दिलाना कि क्रिकेट खेलना उनके लिए एक बेहतरीन करियर हो सकता है। इसके लिए जियो के साथ ये साझेदारी करी गई है। महिला T20 चुनौती सीरीज की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन जो है वो शारजाह में किया जा रहा है 4 से लेकर के 9 नवंबर के बीच में। BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो BCCI के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलित लघु ट्रेन का उद्घाटन किया गया? तो किस राज्य में किया गया? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र या फिर गोवा। तो इसका सही आंसर है केरल। केरल के जो मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, इन्होंने केरल के वेली टूरिस्ट विलेज में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलित लघु ट्रेन का क्या किया है, उद्घाटन किया है। इसमें 3 बोगियां होंगी। एक समय में 45 लोगों को ये 2.5 किलोमीटर तक की यात्रा करा सकती है। इसमें एक सुरंग होगा, एक पारंपरिक स्टेशन होगा और एक टिकट कार्यालय सहित पूरी तरह से सुसज्जित एक रेल प्रणाली का यहाँ पर विकास किया जाएगा। विशेष रूप से बच्चों को आकर्षित करने की यहाँ पर बात कही जा रही है। ट्रेन के इंजन के द्वारा कृत्रिम भाप भी निकाली जाएगी, जिसे विंटेज स्टीम लोकोमोटिव के बाद क्या किया है, तैयार किया गया है। अच्छा, कुछ बातें केरल के बारे में जान लेते हैं। तो केरल की स्थापना 31 अक्टूबर 1956 को करी गई थी। कैपिटल है यहाँ की, राजधानी है यानी कि यहाँ की तिरुवनंतपुरम। गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। फेस्टिवल की अगर बात करें तो फेस्टिवल में यहाँ पर प्रमुख फेस्टिवल है ओणम, विशु, त्रिशूरपुरा। डांस फॉर्म की अगर बात करें तो कथकली, थेयम, कलरीपयट्टू, मोहिनीअट्टम यहाँ की प्रमुख डांस फॉर्म है। नेशनल पार्क में क्या क्या आ जाते हैं? तो नेशनल पार्क में राजामलाई नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और पंपादम नेशनल पार्क, ये क्या है यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे केरल सरकार के जो सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, जिसका कि नाम है एजुथचन पुरस्कार, इससे सम्मानित किया गया है? इसके लिए ऑप्शन है पॉल जचरिया, वीणा स्वरूपम, जोसेफ पॉल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है पॉल जचरिया। तो पॉल जचरिया को केरल का जो सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक पुरस्कार है एजुथचन पुरस्कार 2020, इसमें 5 दशक तक मलयालम साहित्य में अपने योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनमें सलाम अमेरिका, ओरिदत्त, अकरियम, भास्कर पटलारम एंड जयंतियम, ये क्या है, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। 1979 में इन्हें केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है और 2004 में केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया जा चुका है। एजुकेशन पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये केरल का एक सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। साहित्य में बेहतरीन काम करने के लिए ये दिया जाता है। मलयालम भाषा में ये नाम है, जिसका कि अर्थ होता है मलयालम भाषा के पिता, जो है एजुथचन, इनके नाम पर ये पुरस्कार दिया गया है। इसमें 5 लाख रुपए का जो है नगद पुरस्कार दिया जाता है और इसके साथ ही इसमें एक प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाता है। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसने फ्रांस में आयोजित 2020 की एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट का स्वर्ण पदक जीता है? इसके लिए ऑप्शन है अमित पंघाल, संजीत, आशीष कुमार या फिर डी ऑप्शन है ये तीनों। तो ये तीनों यानी कि इन तीनों ने ही फ्रांस में जो आयोजित करी गई है 2020 की एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट, इन तीनों ने उसमें क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। तो ये है अमित पंघाल,
संजीत और आशीष कुमार, इन तीनों ने एलेक्सिस वेलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है अलग अलग किलो भार वर्ग में, जिसमें से अमित पंघाल ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, संजीत ने 91 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है और आशीष कुमार ने इसमें 75 ग्राम के जो भार वर्ग है इसमें ये पुरस्कार जीता है। इनके साथ ही कविंदर सिंह बिष्ट भी हैं जिन्होंने 57 किलोग्राम भार वर्ग में इसमें क्या जीता है, जो है रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री जो है हमारे किरेन रिजिजू, इन्होंने किस राज्य में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि साई के नए क्षेत्रीय केंद्र का क्या किया है, उद्घाटन किया है। ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है पंजाब। तो जो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हमारे किरेन रिजिजू, इन्होंने पंजाब के जीकरपुर में भारतीय क्षेत्रीय प्राधिकरण यानी खेल प्राधिकरण जो होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके नए क्षेत्रीय केंद्र का क्या गया है, उद्घाटन किया है। अब इसे उत्तरी बेल्ट के लिए मुख्य साई केंद्रों के रूप में जाना जाएगा, उन प्रमुख केंद्रों के रूप में ये कार्य करेगा। जीकरपुर की अगर बात करें तो ये केंद्रीय प्रशासनिक ब्लॉक है जिसका निर्माण जो है वो लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण की अगर हम बात करें तो भारत का सर्वोच्च क्या है, राष्ट्रीय खेल निकाय है जिसकी स्थापना जो करी गई थी 1982 में करी गई थी युवा मामले और भारत सरकार के खेल मंत्रालय के द्वारा। अच्छा, पंजाब के बारे में अगर बात करें तो पंजाब, इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1966 में की गई थी। कैपिटल है यहाँ की चंडीगढ़, गवर्नर है यहाँ के विजेंद्र पाल सिंह। डांस फॉर्म में कौन कौन से यहाँ के प्रमुख डांस फॉर्म है, तो उनमें भांगड़ा डांस, झूमर डांस, झूली डांस, गिद्दा डांस, ये क्या है यहाँ के प्रमुख डांस फॉर्म है। फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो लोहरी फेस्टिवल, बसंत पंचमी, होला मोहल्ला और क्या बोलते हैं होली, बैसाखी, ये क्या है कि प्रमुख फेस्टिवल्स हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इटली में आयोजित एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2020 F1 रेस किसने जीती है। ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, डेनियल रिकार्डो, वेल्टेरी बोटास या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है लुइस हैमिल्टन। तो मर्सिडीज की जो रेसर है लुइस हैमिल्टन, ये इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं। इन्होंने इटली में आयोजित जो एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स है ये जीती है। F1 सीजन की हैमिल्टन की ये 9वीं जीत है और उनके कैरियर की ये 93 जीत हैं। अभी हाल ही में इन्होंने जो माइकल शुमाकर, जिनको कि देश के जगत का बादशाह माना जाता है, उनके जो रिकॉर्ड जीत थी 91 जीतें, उनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा था भी हाल ही में। अब ये इनकी क्या होगी, करियर की 93वीं जीत होगी। इसके अलावा वॉल्टेरी बोल्टास की अगर बात करें तो एमिलिया रोमाग्ना ग्रांड प्रिक्स में वो दूसरे स्थान पर रहे हैं। इसके बाद जो तीसरा स्थान रहा है ये डेनियल रिकार्डो का रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसैनिक जहाज ऐरावत ने प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 में सहायता प्रदान करने के लिए किस मिशन के भाग के रूप में पोर्ट सुडान में प्रवेश किया है। तो किस मिशन के तहत ये प्रवेश किया है। ऑप्शन है मिशन सागर 2, मिशन सागर 1, मिशन सहायता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मिशन सागर 2। तो कोविड-19 के कारण इस साल मई जून के महीने में भारत के द्वारा विभिन्न देशों की सहायता के लिए मिशन सागर की शुरुआत करी गई थी, जिसके जो पहला भाग है मिशन सागर 1, इसके तहत भारत ने मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर, कोमोरोस, इन देशों तक क्या पहुंचाई थी, खाद्य सामग्री और दवाइयां पहुंचाई थी। ये मिशन सागर 2 इसी का दूसरा भाग है जिसे कि अब शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत सूडान, दक्षिणी सूडान, जिबूती, इरिट्रिया आदि ऐसे जो देश हैं, यहाँ तक भारतीय नौसेना जो है दवाइयाँ और खाद्य सामग्री की जो सहायता है वो पहुँचाएगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 50 साल के लिए निम्न में से किस हवाई अड्डे को अदानी समूह को लीज पर दे दिया है। तो इसका सही आंसर है लखनऊ एयरपोर्ट। तो भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 50 साल के लिए अदानी समूह को ये लखनऊ हवाई अड्डे को पट्टे पर यानी कि लीज के रूप में दे दिया है। तो फरवरी 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा फैसला किया गया था कि जो देश के 6 प्रमुख हवाई अड्डे हैं, जिनमें कि लखनऊ हो गया, अहमदाबाद है, जयपुर है, मंगलुरु है, तिरुवनंतपुरम है और गुवाहाटी है, इनको PPP मॉडल के तहत विकसित करने के लिए निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। तो अडानी समूह ने इसमें अपना इंटरेस्ट जगाया था। इसके तहत अडानी समूह को 1 सितंबर 2020 में जयपुर एयरपोर्ट दे दिया गया। गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम का संचालन इन्होंने संभाला है 1 सितंबर 2020 से। 31 अक्टूबर को यानी कि 31 अक्टूबर 2020 को मंगलुरु, 2 नवंबर 2020 को लखनऊ, इसके बाद जो 11 नवंबर होगा उसमें इसको अहमदाबाद का जो हवाई अड्डा वो भी क्या कर दिया जाएगा, सौंप दिया जाएगा।
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 के तहत की गई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं वो है अरविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को हाल ही में किस देश में मंत्री बनाया गया है? इसके लिए ऑप्शन है जापान, चीन, न्यूजीलैंड या फिर रूस। तो इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। तो भारतीय मूल की जो प्रियंका राधाकृष्णन है, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। इन्होंने हाल ही में न्यूजीलैंड में मंत्री के रूप में शपथ ली है। न्यूजीलैंड की मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली ये पहली भारतीय बन गई है। मूल रूप से ये केरल की रहने वाली हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में रहती हैं, ऑकलैंड में। तो न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं जेसिका आर्डर्न, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में जिन 5 नए मंत्रियों को शामिल किया है उनमें प्रियंका का नाम भी क्या है, शामिल है। अच्छा, जेसिका आर्डर्न की अगर बात करें न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री की, तो अभी हाल ही में ये फिर से क्या हुई थी, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई थी। न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो न्यूजीलैंड में हर 3 साल में क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। इससे पहले 2017 में यहाँ चुनाव हुए थे, तब भी जो प्रधानमंत्री थी वो जेसिका आर्डर्न ही थी। 2020 में भी इन्हीं को चुना गया है, रिकॉर्ड मतों से इनकी जीत हुई है वहाँ पर, और ये दोबारा से क्या बनी है, प्रधानमंत्री बनी है। अच्छा, न्यूजीलैंड देश की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड यहाँ की जो राजधानी है वो है वेलिंगटन। प्राइम मिनिस्टर है यहाँ की जैकिंडा आर्डर्न। ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करें तो इनमें से जो प्रमुख लैंग्वेज है यहाँ की, उनमें इंग्लिश बोली जाती है यहाँ मेन रूप से, मौरी लैंग्वेज है यहाँ की, और न्यूजीलैंड की जो साइन लैंग्वेज है यहाँ की क्या है, प्रमुख लैंग्वेजेज है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT संस्थान ने कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए IITM कोविड गेम जो है वो विकसित किया है? तो किस IIT ने किया है? इसके लिए ऑप्शन है IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर या फिर IIT दिल्ली। तो इसका सही आंसर है IIT मद्रास। तो IIT मद्रास ने ये गेम बनाया है IITM कोविड। तो IIT मद्रास ने कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए IITM कोविड गेम को विकसित किया है। मेन रूप से ये गेम बच्चों पर केंद्रित होगा, यानी कि एंटरटेन के तौर पर बच्चों को ये चीज़ सिखाने के लिए, कोविड-19 के बारे में जानकारी देने के तौर पर इस गेम को विकसित किया गया है। एक ब्राउजर आधारित सॉफ्टवेयर होगा जिसे किसी भी डिवाइस पर हम खेल सकते हैं, चाहे वो PC हो चाहे वो एंड्रॉयड मोबाइल हो, किसी में भी इसको खेला जा सकता है। इसके साथ ही साथ 12 तरह की विभिन्न जो भारतीय भाषाएं हैं वो भी इसमें इंक्लूड की गई हैं, जिनमें कि संस्कृत है, तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है, उड़िया है, मराठी है, मलयालम, हिंदी, गुजराती, बंगाली, असमिया और पंजाबी। इन भाषाओं में क्या होगा, ये उपलब्ध होगा। बात करें इस गेम की, जो इसका गेम प्ले होगा वह सुपर मारियो गेम आप सभी ने बचपन में खेला होगा, तो उसी पर आधारित होगा। ये उसी के जैसा दिखेगा, उसी का जैसा वर्क करेगा। गेम प्ले की अगर हम बात करें तो इसमें गेम प्ले में मास्क, हाथ धोना, गले लगाना, हैंडशेक जैसी चीज़ों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। जो भी कैरेक्टर हम चूज करेंगे, अगर वो इन चीज़ों को सही ढंग से करता है तो यहाँ पर उसको पॉइंट मिलेंगे। अगर ऐसा करने में विफल रहता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसकी पॉइंट नेगेटिव में चले जाएंगे। तो इस तरह से गेम क्या करेगा, वर्क करेगा। तो अगला क्वेश्चन है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यानी कि अंतर संसदीय संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन है डुटेरा पाचेको, गैब्रिएला क्यूवास, ब्रायन डिक्लो या फिर आंद्रे अगासू। तो इसका सही आंसर है डुटेरा पाचेको। इनको इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यानी कि अंतर संसदीय संघ के नए अध्यक्ष के रूप में क्या किया गया है, चुना गया है। तो पुर्तगाल के डुटेरा पाचेको, इनको अंतर संसदीय संघ यानी कि इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। कार्यकाल जो रहेगा इनका 3 साल का रहेगा, 2020 से लेकर के 2023 तक। इन्होंने रिप्लेस किया है मैक्सिकन के सांसद जो हैं गैब्रिएला क्यूवास बेरोन को, इनको इन्होंने रिप्लेस किया है। इस प्रकार ये IPU की क्या बने हैं, 30वें नंबर के क्या बने हैं, राष्ट्रपति बने। अच्छा, IPU की अगर बात करें तो IPU इसमें भारत सहित कुल मिलाकर के 179 देश है, यानी कि 179 कंट्रीज का ये संघ है। 1889 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। दुनिया भर के जितने भी देश हैं, जो भी इसके सदस्य देश हैं, उनके जो भी पार्लियामेंट्री प्रतिनिधि यानी कि जो भी संसद के प्रतिनिधि हैं, उनका संघ जो है यही क्या कहलाता है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कहलाता है। स्थापना 1889 में इसकी करी गई थी। इसकी स्थापना जो है 1889 में करी गई थी। फाउंडर थे इसके कौन, फ्रेडरिक पेसी और विलियम रेंडर क्रीमर, ये इनके क्या थे, फाउंडर थे। हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर के गंगा उत्सव 2020 का आयोजन किया है? तो किस मंत्रालय ने किया है? ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है जल शक्ति मंत्रालय। तो जो जल शक्ति मंत्रालय है उसने राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन के साथ मिलकर के कोविड-19 के बीच गंगा उत्सव 2020 का ये आयोजन किया है।
3 दिन तक ये आयोजन चलेगा। 2 नवंबर से लेकर के 4 नवंबर 2020 तक इसको आयोजित किया जाएगा। गंगा नदी के बारे में जागरूकता फैलाने, नदी को स्वच्छ रखने, कायाकल्प करने की आवश्यकता के लिए गंगा उत्सव का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। उत्सव के 2020 के संस्करण में पवित्र नदी गंगा की क्या है, 12वीं क्या है, वर्षगांठ है, क्योंकि 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी का क्या दिया गया था, दर्जा दिया गया था। तो उसी की 12वीं वर्षगांठ के तौर पर गंगा नदी उत्सव क्या करा जा रहा है, मनाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है A.N. भदुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है सुशांत कर, सुशील धर, निशांत पवार या फिर राकेश अस्थाना। तो इसके सही आंसर है सुशांत कर। तो सुशांत कर को A.N. भदुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो CSIR और CDRI में लखनऊ के जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं सुशांत कर, इनको प्रोफेसर A.N. भादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। A.N. भादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड की अगर हम बात करें तो इसे सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट इंडिया के द्वारा किया जाता है, प्रदान किया जाता है और हर 2 साल में इसे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा अपने राज्य में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल प्रोटेक्ट कल्टिवेशन इसकी आधारशिला रखी गई है। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा रखी गई है। ऑप्शन है केरल, असम, तेलंगाना या फिर सिक्किम। इसका सही आंसर है असम। तो असम के जो सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने गुवाहाटी के बाहरी इलाके खेतड़ी में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल प्रोटेक्ट कल्टिवेशन इसकी क्या रखी है, आधारशिला रखी है। 10.33 करोड़ रुपये इसकी लागत से ये स्थापना करी जाएगी इसकी, इस कल्टिवेशन की, इसकी आधारशिला की। असम के किसानों को उनके उत्पादन और आय को अधिकतम करने के लिए इसमें नवीनतम जो इजरायली प्रौद्योगिकी है उसका उपयोग किया जाएगा। असम में कृषि और बागवानी उत्पादन को भी ये बढ़ावा देगा और इसके तहत इसमें बेहतर काम करने के लिए किसानों को विशेष आर्थिक रूप से पुरस्कार भी इसमें दिए जाएंगे। असम की अगर बात करें तो असम इसकी स्थापना 15 अगस्त 1947 को करी गई थी। राजधानी है दिसपुर। गवर्नर है यहाँ के जगदीश मुखी। नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो काजीरंगा वर्ल्ड फेमस ये है, एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। मानस नेशनल पार्क, डिब्रू नेशनल पार्क और नमेरी नेशनल पार्क यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। फेस्टिवल की अगर हम बात करें यानी कि त्योहारों की अगर बात करें तो उनमें बिहू त्यौहार, अम्बुबाची फेस्टिवल, माजुली फेस्टिवल और देहिंग पटकाई ये क्या है यहाँ के प्रमुख त्यौहार है। डांस फॉर्म की अगर हम बात करें तो डांस फॉर्म में यहाँ जाते हैं बिहू डांस, सिफुंग डांस और भोतर डांस। प्रमुख क्या है यहाँ के नृत्य शैली है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी के विशाखापत्तनम में मालाबार नौसेना अभ्यास के कौन से संस्करण की शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए ऑप्शन है 23वें, 24वें, 25वें या फिर 26वें। तो इसका सही आंसर है 24वें। तो जो मालाबार एक्सरसाइज है इसके 24वें संस्करण की शुरुआत हो चुकी है। तो बंगाल की खाड़ी के विशाखापत्तनम में मालाबार नौसेना अभ्यास के 24वें संस्करण का ये पहला चरण है। 2 चरणों में से आयोजित किया जाएगा। पहला चरण है बंगाल की खाड़ी में और दूसरा चरण इसका आयोजित किया जाएगा अरब सागर में। इसमें जो प्रतिभागी होंगे यानी कि जो इसमें भाग लेंगे उनमें इंडियन नेवी, यूनाइटेड नेशन यानी कि यूनाइटेड स्टेट की जो नेवी है, अमेरिका की नेवी भाग लेगी, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, ये चारों देशों की नेवी इसमें क्या करेगी, भाग लेगी। अच्छा, बात करें मालाबार एक्सरसाइज की तो 1992 में एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के तौर पर इसकी शुरुआत हुई थी भारत और अमेरिका के बीच में। लेकिन हिंद महासागर रीजन में चीन की प्रभुत्ता को देखते हुए उसकी प्रभुत्ता को कम करने के लिए 2015 में जापान को इसमें शामिल किया गया था। अब 2020 में ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें क्या कर दिया गया है, शामिल कर दिया गया। निम्न में से किसने नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज इसकी शुरुआत करी है। इसके लिए ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, स्मृति ईरानी या फिर हरदीप सिंह पुरी। तो इसका सही आंसर है हरदीप सिंह पुरी। तो जो हमारे केंद्रीय आवास मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इनके द्वारा जो भी स्मार्ट शहर है, इन स्मार्ट शहरों में बेहतर नियोजन के लिए यानी कि वहाँ पर बेहतर तरीके से नियोजन हो, डेटा बैंकों के निर्माण के साथ साथ जो भी वहाँ के सामान्य जगह है, जहाँ सामान्य स्थान है, उनका जो डेवलपमेंट हो बेहतर तरीके से उसको सुनिश्चित करने के लिए नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज की क्या करी है, शुरुआत करी है। अच्छा, इस चैलेंज का जो संचालन है वो किया जाएगा बर्नार्ड वैन लीर फाउंडेशन न्यूजीलैंड और WRI इंडिया के द्वारा। इसमें क्या किया जाएगा, तो इसके अंतर्गत जो भी चयनित शहर होंगे उनके पार्क और खुले स्थानों को फिर से खोलने के लिए तकनीकी सहायता और क्षमता का उपयोग किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है DRDO ने किस स्थान से एनहांस्ड पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। इसके लिए ऑप्शन है पारादीप, चांदीपुर, पोखरण या फिर विशाखापट्टनम। तो इसका सही आंसर है चांदीपुर।
तो उड़ीसा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से इन्हांस पिनाका जो रॉकेट है इसका सफल परीक्षण किया गया है। इन्हांस इसलिए क्योंकि जो पिछला वाला पिनाका रॉकेट था उसकी तुलना में इसकी लंबाई कम की गई है, साथ ही साथ इसको अपग्रेड करके ज़्यादा लंबी दूरी तक ये मार कर सकता है। इस तरह से इसको क्या किया गया है, अपग्रेड किया गया है। इसका जो निर्माण है वो DRDO के द्वारा किया गया है। ये जगह लेगा जो पिछला वाला पिनाका रॉकेट था M1 रॉकेट, उसको क्या करेगा, ये रिप्लेस करेगा। अब अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किस राज्य में पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया? इसके लिए ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है केरल। तो जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री हमारे संस्कृति राज्य मंत्री हैं श्री प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने प्रसाद योजना के तहत केरल के गुरैपुर में जो है पर्यटक सुविधा केंद्र क्या किया गया है, उद्घाटन किया है। इस योजना के तहत 11.57 करोड़ रुपए की राशि क्या करी जाएगी, प्रदान करी जाएगी। प्रसाद योजना, अब प्रसाद योजना क्या है, तो प्रसाद क्या मतलब, ये स्टैंड करता है पिलग्रिमेज रेजुवेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। इसका क्या है, फुल फॉर्म है। तो ये योजना की शुरुआत 2014-15 में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू करी गई थी। जो भी तीर्थ स्थान होते हैं, जो भी हेरिटेज स्थान होते हैं, जो भी आध्यात्मिक स्थान होते हैं, उन हेरिटेज स्थानों के बेहतरी के लिए उनका प्रबंधन बेहतर तरीके से हो, उनका जीर्णोद्धार हो, उनको और अपग्रेड किया जाए, इसके लिए इस योजना की करी गई थी शुरुआत। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने किसे नेपाली सेना जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया? इसके लिए ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS जो है हमारे जनरल बिपिन रावत, या फिर भारतीय सेना के जो हमारे प्रमुख जनरल हैं मनोज मुकुंद नरवणे, इनको। तो इसका सही आंसर है भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, इनको नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाली सेना जनरल के मानद रैंक से क्या किया है, सम्मानित किया है। तो भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 5 नवंबर 2020 को नेपाल के एक विशेष समारोह में नेपाल की राष्ट्रपति जो है विद्या देवी भंडारी, इनके द्वारा नेपाली सेना के जनरल रैंक की जो मानद उपाधि है, इनसे इनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अगर हम बात करें तो 31 दिसंबर 2019 को जनरल बिपिन रावत के बाद भारतीय सेना के प्रमुख का इन्होंने पदभार संभाला है, और भारतीय सेना के एक 4 स्टार जनरल तथा भारतीय सेना के 28 में क्या है, COAS हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, ये कब मनाया जाता है हर साल? तो ऑप्शन है 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर या फिर 4 नवंबर। तो इसका सही आंसर है 5 नवंबर। तो प्रत्येक वर्ष 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2020 में जो इसका उद्देश्य है इस दिन का, वह है आपदाओं के खिलाफ अधिक से अधिक जान माल बचाने के लिए राष्ट्रीय और सामुदायिक स्तर पर ऐसी रणनीतियों का निर्माण को प्रोत्साहन करना जिससे कि स्थानीय आपदा के जोखिम में क्या लाया जा सके, कमी लाई जा सके। अच्छा, सुनामी शब्द की अगर हम बात करें तो जापान में सुनामी शब्द का सबसे पहली बार उपयोग हुआ था 1000 साल पहले। ये एक फैक्ट के तौर पर आप याद रख सकते हैं। दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाने की क्या करी थी, घोषणा करी थी। तभी से हर साल 5 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा नई दिल्ली में आभासी समारोह में गांधीवादी युवा प्रौद्योगिकी पुरस्कार यानी कि गांधीयन यूथ टेक्नोलॉजिकल अवार्ड जो है ये दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद या फिर हरदीप सिंह पुरी। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। तो जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन जी, इन्होंने नई दिल्ली में आभासी समारोह में गांधीवादी युवा प्रौद्योगिकी पुरस्कार, जिसे GYTA भी बोला जाता है, ये प्रदान किया है। इसमें 2 पुरस्कार शामिल हैं। नंबर 1 पुरस्कार है अनुसंधान अन्वेषण की उन्नति के लिए छात्र नवाचार, इसे हम सितारे GYTI भी कहते हैं। दूसरा पुरस्कार है सस्टेनेबल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, जिसे हम सृष्टि भी कहते हैं, यानी कि SRISTI GYTI पुरस्कार। तो ये 2 पुरस्कार इसके अंतर्गत दिए गए हैं। इसमें 14 पुरस्कार सितारे GYTI के तहत 11 प्रशंसा और 7 पुरस्कार सृष्टि के तहत 16 प्रशंसा दिए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा जो युवा ग्राहक हैं उनके लिए माइन बैंकिंग प्रोग्राम इसकी शुरुआत करी गई है? ऑप्शन है SBI, ICICI, HDFC या फिर एक्सिस बैंक। इसका सही आंसर है ICICI बैंक। तो ICICI बैंक ने जो भी उसका यूथ टारगेट है, जो यूथ कंज्यूमर है, उसके लिए मेरा नाम से यानी कि माइन नाम से एक व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम की शुरुआत करी गई है। ये पहला
यूनिक प्रोडक्ट होगा इंडिया में, जिसके अंतर्गत जो भी इसके मिलेनियन कस्टमर हैं आईसीआईसीआई बैंक के, उनको मोबाइल फर्स्ट, हाईली पर्सनलाइज्ड और एक्सपीरियंशियल लेड बैंकिंग एक्सपीरियंस की यहाँ पर जो है वो प्रदान किया जाएगा। विशेषताओं यानी कि स्पेशलिटी की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा 18 से 35 वर्ष के लोगों के लिए। साथ ही साथ इसमें सुविधा होगी तत्काल बचत खाता की। इसके अलावा क्यूरेटेड फीचर्स वाला जो नया क्रेडिट कार्ड है ये भी इसके अंदर प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ तुरंत व्यक्तिगत ऋण और ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी इसमें प्रदान करी जाएगी। आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करें तो इसके जो सीईओ है, एमडी है, वो है संदीप बख्शी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इसका कार्यभार किसने संभाला है? तो इसके ऑप्शन है AK गुप्ता, संजीव साहनी, विजय मूर्ति या फिर राकेश शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा AK गुप्ता। तो AK गुप्ता ने जो ONGC विदेश लिमिटेड है इसके नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में क्या रखा है, नया कार्यभार संभाला है। तो AK गुप्ता इससे पहले ONGC में ही ONGC जो विदेश लिमिटेड है इसी में ही निदेशक के रूप में सेवारत थे। 1984 में ONGC में इन्होंने ग्रेजुएट ट्रेनी के रूप में अपना करियर शुरू किया था। इसके बाद म्यांमार, वियतनाम जैसे जो एशियाई प्रांत है, इसके अलावा ब्राज़ील, कोलंबिया, लैटिन अमेरिका में वेनेजुएला जैसे जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए ONGC परियोजनाएं हैं, इनमें उल्लेखनीय क्या गया है, इन्होंने योगदान अपना दिया है। ONGC विदेश लिमिटेड की अगर हम बात करें तो ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम कंपनी है और राष्ट्रीय तेल और गैस प्रमुख ONGC की क्या है, विदेशी शाखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अच्छा, इससे पहले ऑयल एंड नेचुरल गैस पेट्रोलियम यानी कि ONGC के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ये क्या है, तो ये एक बहुराष्ट्रीय क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल और गैस की क्या है, कंपनी है। इसका जो रजिस्टर ऑफिस है वो न्यू दिल्ली इंडिया में है। तो राज्य सरकार जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के अंतर्गत ये आती है। केंद्र सरकार के अंदर जो मिनिस्ट्री है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की, उसके अंतर्गत क्या करती है, काम करती है। अच्छा, इसकी बात करें तो इसके ऑनर है गवर्नर ऑफ इंडिया, जिसमें 60% जो हिस्सा है वो भारत सरकार का है। इसके अलावा इसमें 9% हिस्सा LIC का है। इसके अलावा 7% हिस्सा इसमें इंडियन ऑयल का भी है और बाकी बचा 2% हिस्सा इसमें गेल का है। फाउंडेशन की अगर बात करें तो इसकी स्थापना करी गई थी 14 अगस्त 1956 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने खुद को पेरिस जलवायु समझौते से अलग कर लिया? इसके लिए ऑप्शन है रूस, अमेरिका, चीन या फिर भारत। इसका सही आंसर है अमेरिका। तो अमेरिकी चुनाव में जो अनिश्चितताएं चल रही हैं, इसी बीच में संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से क्या कर लिया, खुद को वापस कर लिया है। अच्छा, इससे अलग होकर के अमेरिका जो है पहला राष्ट्र बन गया है जो कि जिसने कि अपने आप को पेरिस सम्मेलन से क्या कर लिया है, अलग कर लिया है। पेरिस सम्मेलन की अगर हम बात करें तो 2015 में इसे अपनाया गया था। ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए जलवायु संकट के बिगड़ते प्रभाव से ग्रह को बचाने के लिए 2015 में पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये जो है पेरिस जलवायु समझौता, ये कॉप के अंतर्गत आता है। कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जब भी विभिन्न देश जो होते हैं एक प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं और जलवायु की बातें करते हैं, जलवायु से संबंधित, उन्हें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करते हैं। तो ये 21वीं बैठक थी जिसे कि COP21 भी कहा जाता है। इस बैठक के दौरान जो हुआ था पेरिस समझौता, इसमें अमेरिका की तरफ से काफ़ी इसका विरोध किया गया था, जिसके बाद अब अमेरिका जो है इसमें आधिकारिक रूप से क्या हो गया है, अलग हो गया है। तो अगला क्वेश्चन है, वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा करी गई है? इसके लिए ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल की अध्यक्षता करी गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल की जो है अध्यक्षता करी है। इसका जो आयोजन है वो वित्त मंत्रालय और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के द्वारा किया गया है। बात करें इस राउंड टेबल की तो भारत के अंदर निवेश को बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत जो भी वैश्विक जो भी इन्वेस्टर हैं बड़े बड़े, उनको बुलाया गया है। इसके साथ ही इसमें भारत के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो बिजनेस लीडर हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। और जो सरकारी डिपार्टमेंट में जो हाईएस्ट पोजीशन पर होते हैं, डिसीजन पर होते हैं, उन लोगों को भी इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। यह अमेरिका, जापान, यूरोप, कनाडा, कोरिया, पश्चिम एशिया, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर जैसे प्रमुख क्षेत्रों की भागीदारी भी इसमें क्या होगी, गवाह बनेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए किस राष्ट्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसके लिए ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, फ्रांस या फिर स्पेन। इसका सही आंसर है स्पेन।
तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट्स ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA बेंगलुरु और स्पेन के इंस्टीट्यूट्स डी एस्ट्रोफिजिका डी केंद्रियाज और ग्रीसकान SAGTC इनके बीच खगोल विज्ञान क्षेत्र में सहयोग के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियों के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। तो इस समझौता ज्ञापन में जिन गतिविधियों पर ध्यान दिया जाएगा उनमें है नए वैज्ञानिक परिणाम, नई तकनीकें, वैज्ञानिक संवाद और प्रशिक्षण में वृद्धि से क्षमता निर्माण और संयुक्त वैज्ञानिक परियोजनाएं भी इसमें क्या है, शामिल हैं। अच्छा, स्पेन की अगर हम बात करें तो स्पेन एक यूरोपीय देश है। इसकी राजधानी है मैड्रिड। प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के पेड्रो सैंचेज। ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की स्पेनिश और यहाँ की जो प्रमुख करेंसी है वो है यूरो। ये था वीडियो दोस्तों आज का, जिसमें हमने डिस्कस करे हैं 1 नवंबर से लेकर के 7 नवंबर यानी कि पिछले वीक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पूरा डिटेल के साथ उनको हमने पढ़ा है, यहाँ पर समझते हुए चले उनको। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन होता है यानी कि नोटिफिकेशन बेल, उससे आप जरूर दबा दीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो अगर आपके पास आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।